हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीए पायल राजपाल, योर लेक्चरर फॉर सीए फाउंडेशन लॉ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखो, मैंने इसेंशियल्स जो है वो पहले भी कवर किए थे, मेरे पहले वीडियो में कवर्ड है। वो जो इसेंशियल्स थे वो अदर देन दोज कवर्ड बाय सेक्शन 10 थे। आज मैं जो इसेंशियल्स डिस्कस करने वाली हूँ वो सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के द्वारा जो है वो कवर्ड है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से इसेंशियल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो सबसे फर्स्ट इसेंशियल जो है वो है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, अग्रीमेंट क्या होता है। जब ऑफर और एक्सेप्टेंस आपस में मिलते हैं तो जन्म लेता है अग्रीमेंट। अब देखो लॉ के डेफिनेशन क्या बोलती है। लॉ के डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज ई जो है वो डिफाइन करता है अग्रीमेंट को एज every promise and set of promises forming consideration for each other। ठीक है, और यहाँ पे जो वर्ड प्रॉमिस यूज हुआ है उसको डिफाइन किया जाता है सेक्शन 2 क्लॉज बी डिफाइन प्रॉमिस एज अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। इट मीन्स जब आपको ऑफर मिलता है और उस ऑफर को आप एक्सेप्टेंस देते हो तो जन्म लेता है प्रॉमिस, और यही प्रॉमिस एक हो या सीरीज ऑफ प्रोमिसेस हो और जिसमें कि इन रिटर्न आपको कुछ कंसिडरेशन मिलता है, तो वो क्या बन जाता है आपका, वो दो बंदों के बीच में एक अग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपके साथ एक पीपीटी शेयर की थी, श्रद्धा एंड नोरा के एग्जाम्पल आपके सामने शेयर किए थे। यहाँ पे श्रद्धा ने क्या किया, यहाँ पे श्रद्धा ने ऑफर दिया था एक डिजाइनर हैंडबैग का नोरा को, और नोरा ने बदले में क्या क्या उसको एक्सेप्ट किया था, और बदले में क्या प्रॉमिस दी थी कि वो उसको 5 लाख रुपीज देगी। तो श्रद्धा ने क्या प्रॉमिस किया कि वो उसको हैंडबैग देगी, नोरा ने क्या प्रॉमिस किया कि वो उसको 5 लाख रुपीज देगी। तो यहाँ पे दो प्रॉमिसेस जो है वो आपस में मिल रहे हैं और यहाँ पे कंसिडरेशन क्या एक्सचेंज हो रहा है। तो श्रद्धा के लिए कंसिडरेशन क्या है कि उसको 5 लाख रुपीज मिल रहे हैं, और नोरा के लिए कंसिडरेशन क्या है कि उसको हैंडबैग मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा सकता है कि दो बंदों के बीच में अग्रीमेंट है। तो हाँ, यहाँ पे दो बंदियों के बीच में अग्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट जो है वो अपना होना चाहिए अग्रीमेंट। ठीक है, सेकेंड होता है फ्री कंसेंट। देखो फ्री कंसेंट, अब ये जो कंसेंट वर्ड है इसका क्या मतलब होता है, तो इस कंसेंट वर्ड का जो एक लैटिन वर्ड है जिसको हम बोलते हैं कंसेंसस एड इडम। ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका कि मतलब होता है अग्रीइंग अपन द सेम थिंग इन सेम सेंस। इसका मतलब होता है कि जब दो बंदे एक चीज को लेके कोई एक कॉमन ओपिनियन रखते हैं, उस पर अपना कंसेंट देते हैं, उसको अपन बोलते हैं कंसेंट होना। ठीक है, इसको मैं आपको विथ एग्जांपल एक समझाती हूँ कि कंसेंट का मतलब होता क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने वही लिखा है इसका मीनिंग कि थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग इन सेम सेंस एट सेम टाइम। ओके, देखो ये आप जानते होगे बहुत फेमस कैरेक्टर है, ये है कौन है, बबीता जी है, और ये कौन है, अपने जेठालाल जी है। ठीक है, बहुत फेमस कैरेक्टर है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो बबीता जी हैं ये आती है इनके गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, जेठा जी की दुकान में आती है। अब देखो इनको चाहिए था मोबाइल, आप जानते हो बबीता जी जो है वो कितनी फैंसी है, उनको मोबाइल चाहिए था। ठीक है, तो वो आई, ठीक है, और उनके माइंड में था कि उनको जो है ये वाला रेड वाला जो स्टाइलिश आईफोन है उनको ये वाला चाहिए था। ठीक है, ये वाला आईफोन चाहिए था, लेकिन जेठा जी से मिस्टेक हो गई ना, उनको लगा कि बबीता जी को ये वाला कलर चाहिए और ये वाला मॉडल चाहिए, तो उन्होंने बबीता जी को दे दिया ये वाला, जबकि बबीता जी को चाहिए था ये रेड वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या ये दो बंदे जो है वो सेम थिंग के बारे में सेम ओपिनियन सेम चीज सोच रहे हैं एक टाइम पे। यहाँ पे क्या ऐसा हो रहा है, देखो ये इमोजी से भी आपको पता चल रहा होगा कि ये भी परेशान है, ये भी सोच रहा है कि अरे यार हो क्या रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे इनके माइंड में कुछ और चल रहा है, ये कुछ और सोच रहा है, इनको चाहिए ये मोबाइल और ये दे रहे हैं इनको ये मोबाइल। तो क्या यहाँ पे आपका कंसेंट होगा, क्लियरली नो, यहाँ पे आपका कंसेंट जो है वो मिसिंग है, कंसेंट नहीं है, इसलिए मैंने कंक्लूजन में लिखा है नो कंसेंसस एड इडम। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा एग्जाम्पल के साथ। तो देखो फ्री कंसेंट मतलब होता है जब एक चीज के ऊपर सेम ओपिनियन दो बंदे रखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसेंट होना। और फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि कंसेंट तब आपका फ्री माना जाता है जब वो कॉज्ड ना हो बाय कोअर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड,
मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 टर्म को यूज किया है जिसके लिए एक सेपरेट चैप्टर इंस्टीट्यूट ने दिया है, बट यहाँ पे मैं आपको जो है वो एक रफ आइडिया देती हूँ कि ये सब टर्म्स जो है वो क्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट टर्म है मेरा कोअर्जन। कोअर्जन मतलब क्या होता है? फिजिकल प्रेशर। जब आप किसी को फिजिकली जो है वो प्रेशर देते हो उसको हम बोलते हैं कोअर्जन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मूवी आप लोग ने देखी होगी, बहुत फेमस मूवी है वेलकम मूवी। ठीक है, यहाँ पे देखो नाना पाटेकर साहब क्या कर रहे हैं, इनको जो है वो गन पॉइंट पे रखा हुआ है। किसको? अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार की देखो हालत क्या है, इनकी हालत खराब है पूरी। गन पॉइंट पे रखा हुआ और बोल के आते हैं, इनको धमकाते हैं कि तुम मुझे लोन दो 50 लाख रुपीस का, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट के। तो अगर मान लो यहाँ पे अक्षय कुमार जी अपना कंसेंट देते हैं इनको, तो क्या यहाँ पे इनका कंसेंट वैलिड माना जाएगा? मीन्स इनका कंसेंट फ्री माना जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनके ऊपर फिजिकल प्रेशर आ रहा है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे कंसेंट फ्री नहीं होगा, और कंसेंट फ्री नहीं होगा इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड मैंने यूज किया था अनड्यू इन्फ्लुएंस। इट मीन्स मोरल प्रेशर, या आप बोल सकते हो इमोशनल प्रेशर। देखो यहाँ पे जेठा जी है और यहाँ पे बाघा है। ठीक है, जेठा जी देखो, अनड्यू इन्फ्लुएंस जो होता है ना, अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज होता है जब एक दो बंदे जो होते हैं वो नियर रिलेशन में होते हैं, मतलब वो बंदे एक दूसरे को जानते रहते हैं, वो स्ट्रेंजर नहीं होते हैं। जबकि कोअर्जन जो है वो एक्सरसाइज किया जाता है इवन बाय द स्ट्रेंजर्स। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होता है, जेठा जी जो है ना वो बाघा को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो है वो डोमिनेटिंग पोजीशन में है और यहाँ पे इनको जो है वो डोमिनेट किया जा रहा है। देखो बाघा जी जो है उनकी गांव में जो है वो एक एग्रीकल्चरल लैंड थी, तो ये जेठा जी क्या बोल रहे हैं ना कि तुम ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है ये मेरे नेम पे ट्रांसफर कर दो, नहीं तो मैं क्या करूंगा, मैं तुमको फायर कर दूंगा, मैं तुमको जॉब से निकाल दूंगा। अब देखो बाघा जी जो है बहुत ज्यादा ही उदास हो गए, वो डर गए ना कि मेरी जॉब चली जाएगी, इसलिए उन्होंने कर दिया ट्रांसफर। तो अब बाद में अगर मान लो बाघा जी इस कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड करना चाहे तो वो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है। थर्ड वर्ड मैंने यूज किया था फ्रॉड। ठीक है, फ्रॉड मतलब होता है इंटेंशनल फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। जब आप जानबूझ के इंटेंशनली डेलिबरेटली किसी को गलत इंफॉर्मेशन देते हो तो वहां पे एराइज होता है फ्रॉड। देखो यहाँ पे क्या है, ये है नॉडी, ये है मार्था मंकी। अगर आपने ये सीरीज देखी होगी नॉडी की तो आपको पता होगा कि मार्था मंकी जो है वो कितना नॉटी था और वो हमेशा नॉडी को टीज करते रहता था। तो नॉडी बेचारा रोज बहुत ज्यादा रोता था। तो एक दिन नॉडी के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं मार्था मंकी को सबक सिखाऊं। ठीक है, तो उसने क्या किया ना, ये देखो कार्ड है इसकी, तो इसने क्या किया, इसने इसको ऑफर दिया, इसने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट इंटर किया कि क्या ये तुम मेरी कार लोगे, मैं तुमको 5 लाख रुपीज में दूंगा। ये बहुत खुश हो गया क्योंकि इसको हमेशा से इसकी कार चाहिए थी। तो अब इसने क्या किया ना, नॉडी ने बहुत सारे बेनिफिट्स गिनवाए, एकदम लंबी लिस्ट की बेनिफिट गिनवाई कि मेरे कार में ये बेनिफिट्स हैं, जिसमें कुछ बेनिफिट्स जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। देखो यहाँ पे ये जो क्रॉस मार्क है ना दो, ये दोनों बेनिफिट्स जो है वो उसके कार्ड में नहीं है। इस वजह से यहाँ पे, और ये जो बेनिफिट्स नहीं है इसके बारे में नॉडी को ऑलरेडी पता है कि उसके कार्ड में ये बेनिफिट नहीं है, फिर भी उसने झूठ मूठ मस्ती लेने के लिए, मजे लेने के लिए मार्था मंकी को बोला और मार्था मंकी खुश होकर खरीद लिया। तो आफ्टर परचेज क्या हुआ ना कि इसको पता चला कि अरे इसने तो मेरे साथ धोखा किया है नॉडी ने। तो क्या यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है मैं आपको सेपरेटली एक वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे आप समझ लो कॉन्ट्रैक्ट इसका वॉइडेबल हो जाएगा। अगर मार्था मंकी चाहे तो बाद में इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो है फ्रॉड एग्जिस्ट करता है। इंटेंशन ही पार्टी का जो था वो फ्रॉड करने का था। और मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है, जब आप किसी को कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो बट आप वो जानबूझ के नहीं दे रहे हो, आपको खुद को नहीं पता था कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो गलत है। जैसे सेम केस में देख लो, अगर मान लो ये नॉडी ने सीधी कार जो है वो शोरूम से निकलवा के लाई थी और मार्था ने उसको बीच में ही पकड़ लिया कि मुझे ये कार चाहिए, मुझे दो। तो अब जो शोरूम वाला है उसने नॉडी को कुछ कुछ बेनिफिट्स बता दिए, तो नॉडी ने सेम थिंग जो है वो पास ऑन कर दी इसको, मार्था मंकी को। उसको खुद को नहीं पता है यार कि मेरे जो कार्ड है उसमें क्या बेनिफिट्स है। तो क्या इस केस में माना जाएगा कि
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। देखो गलत दोनों ही है, दोनों ही केस में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि किसी दूसरे बंदे के साथ गलत हो रहा है, ठीक है। और लास्ट जो होता है वो होता है मिस्टेक, जो कि एक डिटेल्ड टॉपिक है, तो वो मैं कवर करूंगी आपके साथ बाद में, ठीक है। मिस्टेक का सिंपल मतलब अभी आप समझ लो। मिस्टेक मतलब होता है जब आप किसी चीज के बारे में इरोनियस बिलीफ रखते हो, मतलब कोई चीज को आप गलत समझते हो, गलत इंटरप्रेट करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं मिस्टेक। थर्ड जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। पार्टीज जो है वो कैपेसिटी होनी चाहिए टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 जो होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो स्पेसिफाई करता है सर्टेन पर्सन्स, 3 पर्सन है जिसको लॉ रिकॉग्नाइज करता है कि वो लोग जो है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इंटर कर सकते हैं। और वो बंदे कौन है? सबसे फर्स्ट आपकी एज जो है वो मेजोरिटी एज होनी चाहिए। लॉ में इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 में मेजोरिटी एज आपकी मानी जाती है अगर आपने 18 प्लस आपको, मतलब आपने 18 इयर्स क्रॉस कर लिए हैं, आप माना जाएगा कि आप जो है वो एक मेजोरिटी पर्सन हो और आप कॉन्ट्रैक्ट इंटर कर सकते हो। सेकेंड है पर्सन ऑफ साउंड माइंड, मतलब आपकी दिमागी हालत ठीक होनी चाहिए, ठीक है, आप पागल नहीं होने चाहिए। इसका भी एक सेपरेट चैप्टर है जो कि मैं डील करूंगी, यहाँ पे बस आपको मैं रफ आइडिया दे रही हूँ। तो आपका दिमागी हालत जो है वो ठीक होनी चाहिए, आपको समझ होना चाहिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पता होने चाहिए। और लास्ट होता है नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, मतलब आप लॉ के द्वारा जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं होने चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल अभी के टाइम में है इंडिया और चाइना। आपको पता है कि अभी इंडिया और चाइना के बीच में बहुत टेंशन चल रही है, ठीक है। तो अगर मान लो गवर्नमेंट ने जो है वो चाइनीज ऐप को भी बैन किया है, ठीक है। अगर मान लो आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हो जहाँ पे आप जो है वो इंडिया में हो और जो दूसरा बंदा है वो चाइना का है, तो ऐसे केस में लॉ ने अगर मान लो इंडिया आपकी कंट्री ने ऐसे कोई भी बंदे के साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट करने से मना किया है, यानी क्या हो गया कि आप डिस्क्वालीफाइड हो बाय लॉ के द्वारा, आप उस बंदे के साथ नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप करोगे वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का एक लैटिन फ्रेज है क्विड प्रो क्यू, इट मीन्स समथिंग इन रिटर्न। मैंने आपको कंसेंट का बताया था, कंसेंसस एड इडेम। कंसिडरेशन का है क्विड प्रो क्यू, समथिंग इन रिटर्न। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जब दो बंदे आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनका इंटेंशन होता है कि उनको कुछ वापस में मिले, तो जो वापस में मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कंसिडरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। देखो कंसिडरेशन तो होना चाहिए प्लस वो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो आप कॉन्ट्रैक्ट इंटर कर रहे हो कि मैं आपको राइस बेचूंगा, 100 टन जो है वो मैं आपको राइस बेचता हूँ, बदले में आप मुझे ड्रग्स सप्लाई कर देना, ठीक है। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पे कंसिडरेशन जो है वो ना ही मनी है ना ही चेक है, आप क्या ले रहे हो, आप ड्रग्स ले रहे हो, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट जो है वो कब लॉफुल नहीं माने जाते हैं? अगर वो लॉ के द्वारा ही प्रोहिबिटेड हो। आप कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हो जो कि लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, लाइक मर्डर, रेप, आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जहां पे आपका इंटेंशन है किसी का मर्डर करना, किसी का रेप करना, तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। सेकेंड है डिफीट द प्रोविजन ऑफ अदर लॉ। इसका एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे लॉ में ही एक एक्ट है जिसका नाम है इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963। ये एक्ट जो है वो बोलता है कि किसी भी केस में टाइम लिमिट क्या होती है केस फाइल करने के लिए, मतलब आप कब तक जो है वो एक बंदे के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हो, जिसका टाइम लिमिट दिया गया है 3 इयर्स। 3 साल के अंदर आप किसी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो। अब मान लो आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इंटर किया है जिसमें आप बोलते हो कि मैं अपन चल अपने क्या करते हैं कि 5 साल की टाइम लिमिट को बढ़ा देते हैं या 2 साल कम कर देते हैं, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो? आप नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, तो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं माना जाएगा। थर्ड है फ्रॉडुलेंट और कॉज इंजुरी टू एनी पर्सन और प्रॉपर्टी। आपका इंटेंशन ही है फ्रॉड करना, जैसे मैंने आपको नॉडी वाले एग्जांपल में बताया। सेकेंड है आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हो जिसकी वजह से किसी पर्सन या किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच रहा है। आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि जाओ उस बंदे को एक लाफा लगा के आओ, मैं तुमको 5 लाख रुपए दूंगा, जाओ उस प्रॉपर्टी को जला के आओ, मैं तुमको 5 लाख रुपीज दूंगा। तो क्या ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। आपका कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अपोज्ड है। इट मीन्स सिंपली मीन्स, इसका एग्जांपल ले लो, जैसे कि बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं, जैसे भारत रत्न अवार्ड होता है, डिफरेंट अवार्ड होते हैं,
तो आपकी जो है वो किसी पब्लिक सर्वेंट में पहचान है, आप क्या बोलते हो उनको ना कि ये अवार्ड जो है इस साल आप मेरे को नॉमिनेट कर दो, मेरे को दे दो, इसके बदले में मैं आपको 25 लाख रुपीज दूंगा। तो क्या ऐसा कोई भी कंसिडरेशन या ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो वैलिड है? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है इमोरल इन नेचर, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इमोरल है इन नेचर, इट मीन्स सोसाइटी के टर्म्स में वो सही नहीं है। लाइक रेंटिंग योर हाउस फॉर प्रोस्टिट्यूट वर्क, ये एग्जाम्पल जो है वो इंस्टीट्यूट ने खुद ने लिया है। आप अपने घर को किराए पे दे रहे हो, किसको दे रहे हो? प्रोस्टिट्यूट्स को दे रहे हो। तो क्या वो मोरली करेक्ट है? नहीं, वो इमोरल है। ठीक है। एंड लास्ट है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, इसका मतलब है कि आप कोई ऐसा अग्रीमेंट करते हो, आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हो जिसको लॉ खुद बोलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इलीगल है, आप मत करो। जिसको लिख के दे दिया कि गलत है, फिर भी आप जानबूझ के कर रहे हो वैसा कॉन्ट्रैक्ट, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा। इलीगल क्या होगा कि अगर यही सब चीज आप करते हो, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि प्रोविजन को डिफीट करता है, प्रोहिबिटेड है, फ्रॉडुलेंट है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, तो ये सारे अग्रीमेंट जो होते हैं वो इलीगल होते हैं। ठीक है। और वॉइड क्या हो गया? वॉइड हो गया कि अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मतलब आप ट्रेड को रोकने के लिए कर रहे हो, या कोई मैरिज को रोकने के लिए करते हो, या लीगल प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए करते हो। देखो ये दोनों जो है ना, इसका एक सेपरेट चैप्टर है, मैं आपको फिर बता रही हूँ, मैं डिटेल्ड में कवर करूंगी सब चीज को, यहाँ पे बस आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ। तो ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जो होता है वो वॉइड माना जाता है। तो ये था आज का टॉपिक, हम जल्दी जल्दी समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट है अग्रीमेंट, सेकेंड है प्री कंसेंट, थर्ड है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फोर्थ है कंसिडरेशन, फिफ्थ है लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, एंड सिक्स्थ है नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है, हम जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।